तो आइए आज हम पढ़ते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो देखिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है, लैंग्वेज जो हमें लिखनी होती है डेरिवेशन में वो, जिससे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो हमने कहा माना एक्स एक्सेस एक ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ठीक है, पहला माध्यम विरल, दूसरा सघन है। पहले माध्यम प्रकाश का वेग v1, दूसरे में v2 है। हमने कहा कोई एक समतल तरंगाग्र AB है जो कि पहले माध्यम में तिरछा आपतित हो रहा है, यानी तिरछा इस पृष्ठ पर गिर रहा है किसी बिंदु E पर, है ना। और तो थोड़ा देख लीजिए, माना समतल तरंगाग्र AB पहले माध्यम में t बराबर 0 समय पर किसी बिंदु A पर तिरछा आपतित होता है। ठीक है, और जब ये आगे बढ़ेगा A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराएगा। तो जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है वैसे वैसे A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है। टकराएगा तो ये माध्यम के ये कण यहाँ से कंपन करना शुरू करेंगे, तो ये कण भी क्या एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यही कहता है। तो हमने कहा हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू कर देती है। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं चलेगी, सबसे पहले कहां से चलना शुरू होगी? A से, क्योंकि सबसे पहले यही यहाँ टकराया था, तो A से चलना शुरू होगी। फिर ये बीच के A और A डैश के बीच के बिंदुओं से निकलेगी। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं, जो दूसरे माध्यम में V2 वेग से आगे बढ़ती है। राइट, हमें कहते हैं भाई यहाँ से तरंगाएं निकली और ये जैसे जैसे तरंगाग्र आगे गया वैसे वैसे A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराया। तो यहाँ से टकराया बीच में से, तो टकराने के बाद में यहाँ से भी द्वितीयक तरंगाएं निकली। तो अब सबसे बाद में कौन सा कण पहुंचा? B बिंदु A डैश पर सबसे लास्ट में पहुंचा है। तो हमने कहा माना बिंदु B, माना बिंदु B, या हम कहें ऐसे कह सकते हैं बिंदु B, बिंदु B A डैश तक पहुंचने में, A डैश तक पहुंचने में T समय लेता है। ये आप जानते हैं, समय T लग रहा है B से A डैश तक पहुंचने में, T समय लेता है। तब आप कह सकते हैं, तब आप ये कह सकते हैं, तब क्या कह सकते हैं? A या B A डैश, ये जो दूरी है B A डैश बराबर, क्योंकि आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल क्या है? V1 और समय कितना है? T है, तो V1 इंटू टी कह सकता हूं मैं, V1 इंटू टी। बोलिए, इसी प्रकार बिंदु A से चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं भी B डैश पर पहुंच चुकी होंगी और वो भी T समय में यहां पहुंची होंगी, है ना। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार बिंदु A से चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं, चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं T समय में कहां पहुंचती है? T समय में बिंदु B डैश पर पहुंचती है। T समय में बिंदु B डैश पर पहुंचती हैं। तब आप कह सकते हैं, तब A B डैश बराबर, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी? V2 और समय कितना? T, क्योंकि नीचे वाले माध्यम में वेग है V2, तो हमें कह सकते हैं V2 इंटू T। बोलिए, अब क्या करेंगे भाई? यहां से T समय में B डैश तक पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, बिंदु A को केंद्र मानकर एक AB डैश त्रिज्या का चाप खींच देते हैं। बिंदु A को केंद्र मान करके ऐसे एक चाप खींच दिया है। ठीक है, अब बिंदु A को केंद्र मानकर AB डैश त्रिज्या का चाप खींच देते हैं, चाप खींच देते हैं।
चाप खींच देते हैं यहां से, तो ये चाप खींच देते हैं तो ठीक है। और बिंदु ए डैश और बी डैश से एक स्पर्श रेखा द्वारा इसे मिला दिया जाता है, और इस चाप को बिंदु ए डैश बिंदु ए डैश बिंदु ए डैश और बी डैश को एक स्पर्श रेखा द्वारा मिला दिया जाता है, ठीक है। अब ये जब एक स्पर्श रेखा द्वारा इसे मिला देते हैं, ये वाली जो रेखा है यहां से इसके द्वारा इसे मिला देते हैं। अब ये जो ए डैश बी डैश है, जो ये रेखा है, एक नई तरंगाग्र की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि ए और ए डैश के बीच के बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं समान समय टी में ए डैश बी डैश पर पहुंचती है। तो हमने कहा चूंकि ए डैश व बी डैश के मध्य से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान समय में ए डैश बी डैश पर पहुंचती हैं, समान समय में ए डैश बी डैश पर पहुंचती है। अतः यह एक परावर्तित तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा। यह एक परावर्तित तरंगाग्र की अपवर्तित तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा। अपवर्तित तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है भाई। अब थोड़ा डायग्राम में देख लीजिए, ये हो गई इसकी लैंग्वेज, बहुत लंबी लैंग्वेज है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। अब देखो डायग्राम में देखो, हमने कहा ये जो तरंगाग्र है जब इस पर आपतित हो रहा है भाई, तो आपतित हो रहा है तो किसी, ये हमने कहा कि भाई ये तरंगाग्र ए भी है और ये अभिलंब मान लिया हमने एम एन, ठीक है, और यहाँ क्या है एम डैश एन डैश मान लिया। तो ये जो कोण बन रहा है इसके साथ में, ये वाली जो किरण डाल रही, ये जो बना रही है वो कोण आई बना रही है इस अवलंब के साथ में, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये आई कैसे आ गया, अब समझना, ये आई है तो ये पूरा यहां से यहां तक का कितना होगा, देखिए ये वाला, ये 90 होगा, ये 90 हो गया पूरा। तो मैं ये कहूंगा ये वाला कितना है, फिर इतना, तो 90 में से आई इधर का हटा दो, तो मैं कह सकता हूं 90 माइनस आई होगा, ठीक है। ये वाला हो गया 90 माइनस आई। तो जब ये 90 माइनस आई है इतना सिर्फ, तो ये आप जानते हैं ये वाला कोण पूरा 90 होगा, यस। अब इस 90 में से इस वाले को मैं माइनस कर दूं तो ये वाला कोण बच जाएगा। तो मैं क्या दे रहा हूं कि 90 में से इस को, यानी 90 माइनस आई को मैं माइनस कर दे रहा हूं, 90 माइनस आई को माइनस कर दे रहा हूं। तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, और ये आई तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या आई, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर आई, ठीक है। वैसे ही ठीक यहाँ पर अगर ये हमारा ये वाला कोण है, ये आप अपवर्तन कोण आर है, तो आप इसको देखिएगा, ये वाला कोण ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो इस वाले को सिर्फ इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस आर, क्योंकि आर को हटा दिया इसमें माइनस कर दिया, तो 90 माइनस आर ये हो गया इतना। और ये पूरा इतना यहां से यहां तक का ये क्या है 90 है, ये तो दिख ही रहा है समकोण। 90 में से
मैं 90 माइनस आर माइनस कर दूं, जैसे 90 माइनस, तो ये वाला बच जाएगा 90 में से, यानी इसमें ये पूरा है 90 में से 90 माइनस आर, 90 माइनस आर में से माइनस कर दूं तो ये वाला कौन निकल कर आ जाएगा, तो क्या आएगा, तो 90 माइनस 90 और 90 प्लस, हाँ तो 90 से 90 कट गया बचा, तो इसलिए यहाँ आर लिखा हुआ है, राइट। तो ये दोनों कोण हमें यहां से प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इस चित्र की सहायता से कहेंगे कि कोण PAM है ना, और कोण BAA दोनों आपतन कोण हैं, यानी आई है। तो हमने कहा कोण PAM, कोण PAM बराबर कोण ये BAA बराबर कोण BAA बराबर आई, तो इनको हम आपतन कोण के बराबर कह सकते हैं, आपतन कोण, राइट। अब इसी प्रकार आप इसमें देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए कोण SA' बराबर होगा किसके, AA'B' के। तो हमने कहा कोण SA' इसी प्रकार यहां लिख दो, इसी प्रकार कोण SA' और N' बराबर होगा कोण, यानी कोण SA' बराबर है कोण AA'B' के, AA'B' कोण AA'B' बराबर R, और जो कि अपवर्तन कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण के बराबर, ठीक है, ये दोनों बराबर। अब आप देखिए, अब आप यहां से देखिए, अब हम चित्र में ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज यहां से देखिए ABA' में, ठीक है। नाउ समकोण त्रिभुज ABA', ठीक है, में देखिए ABA' में आप देखेंगे ये अगर 90 है ना, तो ये लंब और ये कर्ण, तो मैं एंगल आई निकाल रहा हूं यहां से, देखिए तो यहां से साइन आई निकालें हम, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण से, तो लंब क्या हो रहा है वहां पर BA', लंब हो रहा है BA' और कर्ण है AA', तो BA' अपॉन AA', राइट। अच्छा, अब आप देखेंगे BA' हमने पीछे कुछ लिखा था, BA', ये BA' किसके बराबर है, V1 इंटू टी के, तो V1 इंटू टी लिख दीजिए यहां पर, V1 इंटू टी अपॉन AA', समीकरण बना दो फर्स्ट। अब इसी प्रकार अब यहां देखिए, अब यहां से देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो त्रिभुज है A और B' और A', A B' और A', यहां अगर ये 90 है तो ये लंब और ये वाला कर्ण, तो अब त्रिभुज किस में कर रहे हैं, AB'A' में। अब त्रिभुज AB'A' में, ठीक है। अब एंगल निकाल लो आई, तो साइन आई इक्वल्स टू AB', ये देखिए ये वाला है, यानी ये लंब और ये कर्ण और ये आधा, ये एंगल निकालना है, तो ये AB' अपॉन AA', AB' अपॉन AA' बराबर AB' को हमने यहां पे देखिए, AB' को हमने क्या किया था, AB' बराबर B2 इंटू टी, तो इसकी जगह पे हम B2 इंटू टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा B2 इंटू टी अपॉन AA',
ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। ठीक है भाई। और समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, तो समीकरण फर्स्ट में नहीं कर दे रहा हूं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, भाग दे दीजिए भाई, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये यानी साइन आई की वैल्यू क्या, v1 इंटू टी अपॉन ए डैश, v1 इंटू टी अपॉन ए डैश, और ये नीचे v2 इंटू इसकी v2 इंटू टी, इसका क्या v2 इंटू टी अपॉन ए डैश, तो v2 इंटू टी अपॉन ए डैश। ठीक है भाई, ओके। अब देखो ए डैश से ए डैश मर गया और टी से टी कट गया। अब देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, और आप जानते हैं v1 अपॉन v2 बराबर होता है n, v1 अपॉन v2 बराबर होता है n, सही है कि नहीं? ओके, तो यहां पे कह सकते हैं आप साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n, और ये अपवर्तन का दूसरा नियम है जो कि स्नेल का नियम है। ठीक है, तो हम यहां से कह देंगे ये स्नेल का नियम है। किसका नियम है? ये स्नेल भाई का नियम है, ये स्नेल साहब का नियम है। यह किसका है? स्नेल का नियम है, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम, जो कि अपवर्तन का क्या है? दूसरा नियम है, दूसरा नियम। अब हमें यही तो प्रूव करना था। अब भाई अपवर्तन का नियम निकाल दिया एक हमने, अब दूसरा नियम निकाल दे रहे हैं यहां से। अब हम कह सकते हैं, चूंकि चित्र से देखें, चित्र से चूंकि आपतित तरंगाग्र कौमा अपवर्तित तरंगाग्र तथा अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित है, तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित हैं, अतः हम कह सकते हैं कि आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों कहां होंगे? एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। जब आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अविलंब तीनों एक ही तल में है, तो आपतित कण, अपवर्तित कण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे, जो कि अपवर्तन का प्रथम नियम है, जो कि अपवर्तन का क्या है? अपवर्तन का प्रथम नियम है। अब तो लास्ट में आप कह सकते हैं इस प्रकार हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या बड़े धूमधाम से कर सकते हैं।